हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अन अकेडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स, जहाँ पे आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी लेक्चर्स। ठीक है, तो अगर इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो आज देखो, मैं आपको देने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट में क्लास 10th में टॉप कर सकते हो, सबसे आगे निकल सकते हो और आपके परसेंटेज 10th स्टैंडर्ड में 90% अबाउ आराम से ला सकते हो। सो हियर आर सम टिप्स, लेट्स स्टार्ट विद सम टिप्स। सो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आगे आपके लिए लिख आई हूँ, चलो तो वो वाले देख लेते हैं। फर्स्ट इज रीड एक्सटेंसिवली, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में जो भी दिया है वो अच्छे से बार बार रीड कीजिए। बाकी की बुक्स अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल रही है तो वो भी बार बार रीड कीजिए, और सिर्फ एकेडमिक नहीं, नॉन एकेडमिक बुक्स भी जितनी हो सकेंगी उतनी ज्यादा रीड कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा इंग्लिश आप रीड करोगे उतना ज्यादा आपका ग्रामर अच्छा होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा और आपकी राइटिंग स्पीड, राइटिंग स्किल अच्छी होगी। राइट, सो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रीड कीजिए और ये ट्राई कीजिए कि जो भी आप लिख रहे हो वो वर्ड टू वर्ड आपको समझ रहा है। ऐसे नहीं कि भैया बस रीड करते जा रहे हो, रीड करते जा रहे हो, रीड करते जा रहे हो, पर आपके दिमाग में कोई बात जा नहीं रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। डू मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर रीडिंग इज being clear to you at that moment and after that also। मतलब जो भी आप रीड कर रहे हो वो उस मोमेंट के लिए तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, पर उसके बाद भी आपको याद रहना ही चाहिए। ये बात याद रखो। सो फर्स्ट पॉइंट वाज रीड एक्सटेंसिवली एंड आई होप कि आप इसके बाद अच्छे से ज्यादा रीडिंग स्टार्ट कर दोगे। जो भी प्रॉब्लम आएगी जिस भी चीज में, वो मुझे अगर आपने कमेंट्स में बता भी दी तो मैं वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर दूंगी। टेंशन लेना नहीं है, अन अकेडमी यहाँ पे है, जूही दीदी यहाँ पे है, तो डर किस बात का है यार। ठीक है, चलो सेकंड से बढ़ते हैं, दैट इज अंडरस्टैंड द करिकुलम। करिकुलम यानी कि क्या, कि जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, जितने भी आपके लेसन है, जितने ग्रामर में लेसन है, ग्रामर में टॉपिक्स है, राइटिंग स्किल्स में टॉपिक्स है, कितना क्या क्या है वो सब समझ के लेना है कि यार देखो इतना इतना सिलेबस है, इसमें से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मुझे करनी पड़ेंगी, इन चीजों को वेटेज है, ये चीजें मुझे करनी पड़ेंगी, यहाँ पर मेरा वीक पॉइंट है, यहाँ पर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं वीक पॉइंट को अभी स्ट्रॉन्ग कर लूंगा और बाद में दोनों स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को मिलाकर मैं 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में स्कोर कर लूंगा। ये बातें आपको याद करनी है, ये बातें आपको समझ कर रखनी है। क्या करना है आपको, जो भी आपका सिलेबस है वो अच्छे से थोरोली स्टडी कर लेना है कि यार देखो मुझे ना इंग्लिश के ये पार्ट्स इजी जाते हैं तो मैं इसे बाद में पढ़ूंगा, मुझे इंग्लिश के ये टॉपिक्स हार्ड जाते हैं तो मैं इन्हें पढ़ लूंगा। ठीक है, मुझे इंग्लिश में एप्रिसिएशन लर्न नहीं होता तो मैं रोज पोएम्स रीड करूंगा और खुद से एप्रिसिएशन बनाऊंगा। मुझे राइटिंग स्किल्स थोड़ी सी हार जाती है, मैं राइटिंग स्किल्स की रोज थोड़ी ना थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा। मुझे ग्रामर हार जाता है, दीदी तो ग्रामर के वीडियोस डाल ही रही है, ग्रामर के वीडियोस देख के ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर कर लूंगा। समझ गए, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स बनाने हैं और पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करना है और देखना है कि आप कहाँ पर पीछे रह रहे हो और कहाँ पर आप आगे जा रहे हो। आई होप सेकंड पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू। थर्ड पॉइंट इज टेक नोट्स, यानी कि जब भी मैं ग्रामर के सेशंस आपको सिखाती हूँ मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं जो भी सिखा रही हूँ उसके नोट्स बनाओ, उसके नोट्स बनाओ। क्यों बोलती हूँ, क्योंकि यार देखो अगर नोट्स आपने बना ली ना तो एट द लास्ट मोमेंट आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता कि नाउन का मीनिंग क्या है, एट्रीब्यूट नाउन का मीनिंग क्या है, ठीक है, एट्रीब्यूटिव नाउन का मीनिंग क्या है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, वर्ब्स क्या है, वर्ब्स के टाइप कितने होते हैं, राइटिंग स्किल्स में लेटर में क्या क्या लिखते हैं, कौन से साइड में लिखते हैं, ऐसी सारी चीजों को आपको एग्जाम के पहले लास्ट मिनट ढूंढनी नहीं पड़ती अगर आपने नोट्स बना लिए तो। फॉर एग्जाम्पल इफ मैं आपको सिखा रही हूँ राइटिंग स्किल्स का सिखा रही हूँ मैं आपको लेटर, और मैं बोल रही हूँ कि आपको यहाँ पे पहले डेट डालनी है, फिर यहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह डालना है, फिर यहाँ पे टू सब्जेक्ट वगैरह डालना है, फिर टू डियर डालना है और फिर स्टार्ट करना है। पर आपको एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के 10 मिनट पहले याद नहीं आ रहा है कि पहले डेट डालनी है पहले एड्रेस, तो आप गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे आएगा नहीं आएगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा जिस बच्चे ने नोट्स बनाई हुई होगी वो अपनी नोटबुक खोलेगा, हाँ हाँ दीदी ने ऐसा बोला था मैं ऐसा लिख के आऊंगा और मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आराम से ला लूंगा। तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है नोट्स बनाने का।
नोट्स बनाते वक्त आप उसको लिख के बनाते हो तो आपको वो याद भी रह जाता है, लर्न हो जाता है, रिवाइज हो जाता है. सो देर आर मेनी 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 बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग नोट्स. तो यार थर्ड पॉइंट याद रखना कि आपको नोट्स बनाने हैं. ओके ओके. देन फोर्थ पॉइंट इज इम्प्रूव ग्रामर एंड पंक्चुएशन. ग्रामर इम्प्रूव करना है. ग्रामर तो मैं आपको इम्प्रूव कर ही दे रही हूँ, पंक्चुएशन भी मैं आपको इम्प्रूव कर दूंगी, पर आपको मेरी साथ देना पड़ेगा. आपको मेरा साथ देना पड़ेगा. कैसे दोगे आप साथ? रोज लाइव सेशन में आके आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, आपने दोस्तों के साथ शेयर करने पड़ेंगे, जिससे कि मुझको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपकी ग्रामर जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होते जाएंगे. मैं ग्रामर है ना एकदम बेसिक से बेसिक तरीके से ले रही हूँ. मतलब मैंने नाउन से स्टार्ट किया है. कि आप सोच सकते हो कोई टीचर आपको 9th-10th में नाउन से सिखाएंगे, इतनी मेहनत आप पर लेगी? नहीं, पर मैं आपको नाउन के बेसिक चीजों से आपको सिखा रही हूँ. तो यार ग्रामर के लाइव सेशंस देख लेना और अपना ग्रामर इम्प्रूव जरूर 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 कर लेना. इट्स माई रिक्वेस्ट. ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें. फिफ्थ इज दैट एनहांस योर राइटिंग स्किल्स. यानी कि आप जो लिख रहे हो क्या उसके मीनिंग्स राइटली राइट हो रहे हैं. यानी कि अगर आपने लिखा आई एम डूइंग वेल, ठीक है, ऐसा लिखा, तो क्या ये सेंटेंस राइट है या नहीं? ही इज अ गर्ल, आप ऐसा लिख रहे हो, तो मुझे बताओ क्या ये सेंटेंस राइट है या नहीं? आपने लिख दिया शी इज अ गर्ल, ठीक है, फिर क्या ये सेंटेंस राइट है या नहीं? इन दोनों में से राइट कौन सा है? ऐसी चीजों पे आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा. ये मैंने बहुत इजी कंसेप्ट बताया है, बहुत सिंपल एग्जांपल्स दिए हैं, पर बोर्ड में इतना सिंपल नहीं होता बाबू भैया. बोर्ड बहुत हार्ड है, बोर्ड्स का चक्कर बाबू भैया. ठीक है, तो बोर्ड्स में इतना इजी नहीं होगा, बोर्ड्स में टफ होगा लेवल. तो आपको याद रखना है कि जो भी आप लिख रहे हो क्या आप बराबर लिख रहे हो. जो भी आप राइटिंग स्किल्स वाले पार्ट में लेटर लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, क्या उसका फॉर्मेशन वाला बराबर है, क्या उसका स्ट्रक्चर बराबर है. क्योंकि अगर आपने पूरा भी बराबर लिखा पर उसका स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलते. तो आपको बहुत बारीक बारीक चीजों के राइटिंग स्किल्स में ध्यान देना पड़ेगा, और मैं आपको टाइम टू टाइम उस पर टोकते जाऊंगी कि यार देखो ये आपको प्रैक्टिस करना है बच्चा लोग, ये आपको प्रैक्टिस करना है. तो इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहना और अपने राइटिंग स्किल्स भी एनहांस कर लेना. सिक्स्थ इज डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? यानी कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्रिटिकल थिंकिंग पूछा जाता है. बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ग्रामेटिकल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके मीनिंग्स हमें नहीं समझते. यानी कि ऑप्शन ए होगा ही इज अ बॉय, सेकंड होगा राहुल इज अ बॉय, ठीक है, थर्ड होगा बॉयज नेम इज राहुल, ठीक है, बॉयज नेम इज राहुल. ऐसे कंफ्यूजिंग आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, बोर्ड्स में हो जाए या अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो जाए, ऐसे कंफ्यूजिंग आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं. और इसमें से ये भी ऑप्शन राइट लगता है, ये भी राइट लगता है, ये भी राइट लगता है. चुनना कौन सा है ये किसी को नहीं समझता. इसलिए बोल रही हूँ कि अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप करो. अगर वो हार्ड जा रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, उस पर वीडियो लेके आऊंगी कि कैसे डेवलप करनी है. ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग की जो डेवलपमेंट है वो क्रिटिकल थिंकिंग की जो टॉपिक है वो डेवलप करो. ठीक है, क्योंकि आपको 10th बोर्ड्स में पूछा जाता है बच्चा लोग, क्योंकि 10th बोर्ड्स इजी तो नहीं होती, 10th बोर्ड्स बहुत ज्यादा हार्ड होती है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है. जिसने स्टडी नहीं की है उसके लिए. पर वही अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग पहले से ही डेवलप करके रख दी है तो आपके लिए तो बच्चा लोग 10th बोर्ड्स एकदम चिंदू सा बन जाएगा. राइट, सो डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग. नाउ लेट्स गो ऑन टू द 7th पार्ट, दैट इज प्रैक्टिस एक्टिवली. यानी कि यार ऐसा नहीं कि दीदी ने आज वीडियो बनाया तो 2 दिन के लिए मोटिवेशन रहा और 2 दिन के बाद मोटिवेशन फुस हो गए. ये नहीं होना चाहिए यार. आप रोज बस आधा घंटा पढ़ो. ऐसे नहीं बोल रही कि 10-10 घंटे पढ़ो, आप रोज बस 30 मिनट पढ़ो, पर कंसिस्टेंटली रोज पढ़ो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मोटिवेशन मिला है दीदी से तो आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा पर उसके बाद 10 दिन कुछ पढ़ूंगा ही नहीं. कुछ फायदा नहीं है इस चीज का. प्रैक्टिस एक्टिवली का मीनिंग क्या है कि रोज थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो आपको पढ़ना है, आपको रीड करना है, आपको लाइव सेशंस अटेंड करने हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, दीदी के साथ रह के, जैसे दीदी रोज के रोज इस चैनल पे एक्टिव रहेगी आप लोगों के लिए, वैसे ही आपको भी रोज रोज एक्टिव रहना है दीदी के साथ, खुद के लिए, खुद के फायदे के लिए. ओके. 8th इज
प्रॅक्टिस स्पीकिंग. आता बघा खूप सारे पोरं जे आपल्या महाराष्ट्रात असतात, मला बोलावं नाही वाटत, पण बघा खूप सारे पोरं जे आहे आपल्या महाराष्ट्रात, पोरं असो पोरी असो, त्यांना इंग्लिश तेवढ्या परफेक्टली बोलता येत नाही. कोणी कोणी काय म्हणतं, जेव्हा पण मी ऑफलाईन क्लासेसमध्ये जातात ना, मला पोरं काय म्हणतात की दीदी मला वाचता येते पण मला समजत नाही. दीदी मला वाचता येते पण मला कोणासोबत कम्युनिकेशन नाही करता येत, मला कोणासोबत बोलता नाही येत इंग्लिशमध्ये. मग फायदा काय? वाचून येणं, फक्त वाचता येईल, काय फायदा होतोय तुमचा? जर तुम्ही ते वाचताय आणि तुम्हाला ते कळतच नाहीये तर त्यात तुमचा फायदाच नाहीये ना पोरांनो. सो प्रॅक्टिस स्पीकिंग. ठीक आहे, तुटत मुटत हो, चुकीचं हो, कसंही हो, पण बोलण्याची प्रॅक्टिस करा. घरी भावाशी बोला, बहिणीशी इंग्लिश मध्ये बोला, स्कूलमध्ये फ्रेंड्सचे थोडं, त्यां ठीक आहे दिवसभर इंग्लिश मध्ये नका बोलू, मला माहिती मजा नाही येत आपल्याला, आपल्या लँग्वेज मध्ये जास्त मजा येते, पण ऍटलीस्ट 30 मिनिट्स पर डे इंग्लिश में बात करो. ऍटलीस्ट 30 मिनिट्स पर डे काय करायचंय तुम्हाला, इंग्लिश मध्ये बोलायचंय. मग ते कोणाशीही बोला, स्वतःशी बोला, मिररच्या समोर उभं राहून जायचं, ठीक आहे, मिरर समोर उभं राहायचं, मिरर समोर स्वतःशी इंग्लिश मध्ये बोलायचं, इंग्लिश सिरीज बघायच्या, इंग्लिश बुक रीड करायच्या. त्याने काय होईल तुमची की इंग्लिश स्पीकिंगची जी होईल ती प्रॅक्टिस होईल आणि इंग्लिश इम्प्रूव्ह होईल. कळतंय? ठीक आहे. नाईन पॉईंट दॅट इज सीक फीडबॅक. फीडबॅक घ्यायचा आहे सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट. आता समजा तुम्ही कोणाशी इंग्लिशमध्ये बोलताय, जसं की तुम्ही समजा माझ्याशी इंग्लिशमध्ये बोलताय, कमेंटमध्ये इंग्लिशमध्ये कमेंट करताय, तर मला समजा तो चुकीचा वाटला सेंटेन्स, तर मी तुम्हाला सांगेल की यार हा सेंटेन्स चुकीचा आहे, किंवा तुम्ही मला सांगा की दीदी मी हा सेंटेन्स फॉर्म करतो आहे, करतीये, ह्यात काही चुकीचं आहे का? मी तो सेंटेन्स बघेल आणि तुम्हाला सांगेल की हा सेंटेन्स इथे चुकतोय, तो सेंटेन्स तिथे चुकतोय. ठीक है, तो ऐसा मैं आप लोगों को बोलूंगी कि ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो रहा है, तो मैं आपको क्या दे रही हूँ, फीडबैक दे रही हूँ. उस पे से आपको समझेगा कि आपकी कहाँ पर गलतियां हो रही है, कौन से आपके माइनस पॉइंट्स और कौन से आपके प्लस पॉइंट्स है. तो देखो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मुझे से फीडबैक लो, आप आपके फीडबैक्स किससे ले सकते हो, आपके फ्रेंड्स से ले सकते हो, आपके फैमिली वालों से ले सकते हो कि देखो यार मैंने ना कल इतना एक पेज भर के ऐसे लिखा था, आज मैं 2 पेज भर के ऐसे लिख रहा हूँ, कल मैं 3 पेज भर के ऐसे लिख रहा हूँ, देखो यार मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं. फिर आपके फैमिली वाले बोलेंगे कि यार हो रही है तेरी इंप्रूवमेंट, वो कुछ ना कुछ फीडबैक देंगे जिससे कि आपको भी अप्रिसिएटेड भी फील होगा और मोटिवेटेड भी फील होगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज दैट सीक फीडबैक. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ 10th एंड द लास्ट वन इज दैट रिव्यू एंड रिवाइज. यानी कि क्या, जो भी आपने पढ़ा है उसको फिर से घर पे आके देखना है. यानी कि जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्कूल में पढ़ा कोई ग्रामर का टॉपिक, घर पे आके फिर से वो ग्रामर का टॉपिक खोल के देखना है, रिवाइज करना है, उसके नोट्स बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा दीदी का लेक्चर इंग्लिश चैप्टर का, इंग्लिश पोयम का, आपने वहां पे नोट डाउन कर लिया कि इस वर्ड का मीनिंग ये था, इस वर्ड का मीनिंग ये था, पर घर आने के बाद वो सब वापस क्या करना है, आपको रिवाइज करना है. क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो वो लिखे वाले का कोई फायदा नहीं होगा, आप भूल जाओगे. सो द लास्ट स्टेप इज दैट रिव्यू एंड रिवाइज. बार 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 जो भी आप पढ़ रहे हो उसको 5 मिनट क्यों ना हो, 10 मिनट क्यों ना, 10 मिनट का टाइम देके उस चीज को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? I hope this 10 tips were very 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 much helpful to you and very much clear to you. एक बात याद रखना, remember consistent effort and practice are the key to improving your English skills. अगर आपको इंग्लिश में अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली एफर्ट लेना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एक दिन करेंगे और दूसरे दिन छोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलता. हर दिन आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? तो चलो मैं आपको जो 10 टिप्स देना चाहती थी इंग्लिश के लिए एज योर इंग्लिश एडुकेटर, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पूरे 10 टिप्स समझा दिए हैं. ठीक है, अगर आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना. देखो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. क्यों? क्योंकि उनको भी ये सारी बातें पता चलनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस अकेले में एंजॉय नहीं होता. साथ में मालदीव्स की ट्रिप मारेंगे यार आप और आपके दोस्त. ठीक है, तो शेयर कर दो वीडियो को, शेयर में टॉप करो 10th में, शेयर साथ में टॉप करो 10th में, और साथ में अच्छे कॉलेजेस में जाओ, अच्छे पैकेजेस लो और साथ में सक्सेस एंजॉय करो. तो शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल पे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.